हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग डेटाबेस और एसक्यूएल दोनों को मिला के 100+ क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A is an organized collection of data। तो भाई कलेक्शन ऑफ डेटा को हम सभी को पता है क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। बेसिकली डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल डेटा। अब डेटा क्या होता है, और कलेक्शन ऑफ ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज अ डेटा। ये बात सभी को पता होगा कि भाई कलेक्शन जो होता है किसी भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का, उसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, और डेटाबेस क्या होता है, डेटा का कलेक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लैंक इज द मोस्ट, ब्लैंक देखो, ब्लैंक इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है भाई, एसक्यूएल। अब बात आती है जो कि रिलेशनल डेटाबेस में यूज होती है, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस की बात कर रहा है, तो आरडीबीएमएस में एसक्यूएल यूज होती है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर लैंग्वेज ऑफ क्वेरी, स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल। और हमें पता है एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देखो क्वेश्चंस आपने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी है उसमें यही आपको समझ में आया होगा अभी तक कि मैं सिंपल से थोड़ा टफ तक जाती हूँ। पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग के सिंपल्स होते हैं, फिर मॉडरेट होते हैं, लास्ट में डिफिकल्ट होते हैं। तो स्टार्ट बेसिक से एडवांस की तरफ ही चलते हैं हम लोग हमेशा से ही। तो बस वही रूटीन से ही ये वीडियो है कि वही एक रूल फॉलो हो रहा है, बेसिक से एडवांस। ब्लैंक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रेफर टू एज अ रिलेशनल मॉडल। भाई रिलेशनल देखो, जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें हमने जब मॉडल्स पढ़े थे तो मॉडल हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल पढ़े थे। हिरारिकल मॉडल मॉडल पढ़ा था, ट्री मॉडल, मतलब क्लासेस, ये सब इस तरीके से हम अपने डेटाबेस को स्टोर करते हैं। लेकिन बोल रहा है कि रिलेशनल मॉडल कहाँ यूज करते हैं, आरडीबीएमएस। जब भी रिलेशनल की बात आए, टेबल की बात आए, तो वहां आपको आरडीबीएमएस पर टिक करना है। एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस देखो, माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर आरडीबीएमएस बात नहीं कर रहा। अगर यहां पर आरडीबीएमएस की बात कर रहे हैं, जब भी आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब भी आरडीबीएमएस की बात करें तब आप एसक्यूएल या माई एसक्यूएल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, सिर्फ डेटाबेस की। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो भी डेटाबेस पर वर्क कर रहा है, ओपन ऑफिस बेस भी वर्क कर रहा है, और माई एसक्यूएल भी वर्क कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। कंफ्यूज नहीं होना, आप ये सोचे कि हमारे सिलेबस में तो माई एसक्यूएल या एसक्यूएल है, तो हम इस पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ओपन ऑफिस बेस पर क्यों क्लिक करें, क्योंकि यहां पर सिर्फ किसकी बात कर रहा है भाई, डेटाबेस की, ना की बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस की। याद रखना, डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस दोनों में अंतर क्या है, मोस्ट एक ही अंतर है दोनों में कि जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पे हमारे स्टोरिंग का तरीका, जिस तरीके से हम अपने डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो हिरारिकल फॉर्म में करें, चाहे रिलेशन फॉर्म में करें, चाहे एनी अदर फॉर्म में करें। देखिए रिलेशनल डेटाबेस की जब भी बात होगी तो आपको डेटा कहाँ स्टोर करना है, टेबल की फॉर्म में, रिलेशन यानी टेबल। अगला क्वेश्चन, डेटाबेस कॉन्सेप्ट हैज इवॉल्व सिंस द। अब देखो जो भी क्वेश्चन मैं कराया करूं, आप एक सेकंड पहले खुद भी सोचा करो। रिलेशन अब क्या बोल रहा है कि भाई जो डेटाबेस है वो कब इवॉल्व हुआ था, हमें पता है भाई 1960 में हुआ था। जो मेरी पहली क्लास थी डेटाबेस की, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि 1960 में डेटाबेस का इवॉल्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स। भाई जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज। वो सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है क्योंकि वो डेटा का पैकेज होता है, प्रोग्राम का पैकेज होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल, किसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो भाई क्रिएशन और मेंटेनेंस और यूज ऑफ डेटाबेस। तो ये सारे ऑल ऑफ दी अबव। तो इसकी एक तरह से जो एडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, कि भाई वो हमें टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है, उसको मेंटेनेंस हम यूज कर पा रहे हैं अपने डेटाबेस को, तो सारे ही इसके एडवांटेज है। ए डेटाबेस इज अ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ, डेटाबेस किसका कलेक्शन है, डेटा रिकॉर्ड का, फाइल्स का, ऑब्जेक्ट का। बेसिकली हर बार पढ़ रहे हैं, दिमाग में अब तो रट जाना चाहिए, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा।
अब जो डेटा है वो क्या है, और रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, हमारी फाइल हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं। तो बेसिकली सारे ही होंगे ना, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डीवीएमएस इनेबल सर्वर यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस द डेटाबेस। क्या बोल रहा है भाई, डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनेबल सर्वर यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्सेस। तो यूजर एप्लीकेशन, भाई देखो सेम डेटाबेस को यूज करने के लिए यूज करते हैं ना, जो यूजर है वो अपने सेम डेटाबेस को यूज करेगा ना, कोई भी यूजर प्रोग्राम है वो इनेबल किसको करेगा, अपने सेम डेटाबेस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू, तो डेटा, हम अभी यहां पे आरडीबीएमएस की बात नहीं हो रही है, तो जब भी आरडीबीएमएस की बात हो यानी आपको टेबल, रिलेशन ये सारे टर्म याद करने हैं, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, सिर्फ डेटा की। तो यहाँ पे डेटा हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फ्लैट फाइल में भी कर सकते हैं और रिलेशनल में भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। डेटा स्टोर इन अ सिंगल टेबल इज नोन एज, जो जब डेटा हमारी सिंगल टेबल में स्टोर हो तो उसको हम फ्लैट फाइल बोलते हैं, यही मल्टीपल टेबल में स्टोर हो तो उसको हम रिलेशनल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डेटा इज स्टोर अ मल्टीपल टेबल। देखो अभी मैंने बताया लास्ट क्लास में, अभी मैंने बताया था जस्ट 11 क्वेश्चन में कि जब डेटा को सिंगल टेबल में स्टोर करते हैं तो उसको हम फ्लैट फाइल बोलते हैं, लेकिन जब डेटा को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं तो उसको हम रिलेशनल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सॉरी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैंने अभी बताया मल्टीपल टेबल में जब डेटा को स्टोर करते हैं तो उसको रिलेशनल बोलते हैं, वही सिंगल में स्टोर करते हैं तो उसको हम फ्लैट फाइल बोलते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। Blank are dedicated computer that hold the actual database and run only DBMS and related software। भाई क्या बोल रहा है, आर ब्लैंक आर ऐसा क्या है जो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड एक्चुअल डेटाबेस को होल्ड करता है और रन ओनली डीबीएमएस एंड रिलेटेड, डीबीएमएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को जो रन करने के काम आता है, भाई वो सीधी सी बात है डेटाबेस सर्वर होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। जब मैंने आपको डेटाबेस की बेसिक क्लास बताई थी तो मैंने आपको ये कुछ चीजें बताई थी कि रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी को करता है। डेटाबेस से हमें फायदे क्या है कि भाई रिडंडेंसी को रिड्यूस कर देता है, शेयरिंग ऑफ, हमें जब एक जगह से दूसरी जगह पर अपने डेटा को शेयर करना होता है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, डेटा इंटीग्रिटी के लिए भी यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। When the same piece of data is stored in two or more location, it is called। जब एक या क्या बोल रहा है, सेम पीस ऑफ डेटा, सेम डेटा हो स्टोर इन टू और मोर, जब एक या एक से ज्यादा लोकेशन पे हमारा सेम डेटा स्टोर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। जब एक या एक से ज्यादा जगह पर, प्लेसेस पर हमारा डेटा स्टोर होता है तो उसको हम डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। इज इट क्लियर। ब्लैंक प्रिवेंट्स क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ इन द डेटाबेस। मल्टीपल कॉपी डेटाबेस में जो क्रिएट करता है उसको हम डेटा रिडंडेंसी। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में यही वाली बात बोली थी कि जब मल्टीपल डेटा की कॉपी क्रिएट होती है उसको प्रिवेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो उसको डेटा रिडंडेंसी के द्वारा, यानी मल्टीपल कॉपी आ रही है, अब इसको हमें प्रिवेंट करना है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है डेटा रिडंडेंसी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 मीन्स द डेटा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। क्या बोल रहा है, डेटा एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। जब डेटा की कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी की बात होती है, यानी वो टर्म हम कहां पढ़ते हैं, डेटा इंटीग्रिटी में, ठीक है। मल्टीपल कॉपी वाला टर्म जब भी आए रिडंडेंसी याद रखो, एक्यूरेट कंसिस्टेंट वाला जब डेटा का टर्म आए तो उसे इंटीग्रिटी से रिलेटेड याद करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ओनली ऑथराइज्ड यूजर शुड अलाउ टू एक्सेस द डेटाबेस। भाई क्या बोल रहा है भाई, ओनली ऑथराइज्ड यूजर,
क्या अलाउ कर सकता है डेटाबेस को, एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथराइज यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे फेसबुक अगर आप ओपन करते हो तो उसमें आपको आप ऑथराइज हो या नहीं हो वो कैसे चेक करता है, आपके यूजर नेम और पासवर्ड से। या फिर आप अभी कोई भी फॉर्म वगैरह ओपन करते हो तो वो आपको कैसे चेक करता है, आपके यूजर नेम और पासवर्ड से। तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, सिक्योरिटी। ये हमारी डेटा सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो डेटा सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस ऑटोमेटिकली टेक केयर फॉर, किसको टेक केयर करता है भाई, डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो बैकअप और रिकवरी करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ब्लैंक क्या बोलता है भाई, ब्लैंक प्रिवेंट मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपी। अब मल्टीपल कॉपी की बात है, जब भी मल्टीपल कॉपी की बात आ जाए, अब आगे पढ़ते हैं, प्रिवेंट कर रहा है ऑफ सेम डेटा टाइप, एक ही डेटा टाइप में से, एंड ओनली वैलिड डेटा विल बी एडेड इन द डेटाबेस। देखो जब मल्टीपल कॉपी की बात हो, प्रिवेंट करने की बात हो, तो डेटा रिडंडेंसी, सीधी सी बात, डेटा रिडंडेंसी हो रही है। अब क्या बोल रहा है कि सेम डेटा इन अ डेटाबेस एंड ओनली वैलिड डेटा बी एडेड इन द डेटाबेस। मतलब मल्टीपल कॉपी में से हमें एक कॉपी ऐड करनी है डेटाबेस में, यानी बहुत सारी चीजों में से हमें एक पर्टिकुलर चीज चाहिए जो हमें इन्फॉर्म, जिसकी हमें जरूरत है। तो ये हो गया डेटा कंसिस्टेंसी की बात। जब मल्टीपल में से एक की बात की जाए डेटा की, तो वो डेटा कंसिस्टेंसी, लेकिन जब मल्टीपल की बात की जाए तो वो डेटा रिडंडेंसी। ये टर्म आपको याद रखने, इनको कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ रहेगा। क्वेश्चन सिंपल है, लैंग्वेज घुमाएगा बस। अगला देखो भाई, बोल रहा है इन अ टेबल, टेबल यानी रिलेशन, किसमें पढ़ते हैं भाई, आरडीबीएमएस और एसक्यूएल में। ठीक है, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द सेम स्ट्रक्चर्स इन एवरी रो। तो भाई जब रो की बात हो तो वो रिकॉर्ड और टपल दोनों, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये मैं क्लासेस में जब थ्योरी पढ़ाई थी डीबीएमएस की, तो मैं ये बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ, एक एक चीज को दो दो बार बताया मैंने। ए ब्लैंक इज द एक्चुअल टेक्स्ट number or date that you enter when adding data to your database। क्या बोल रहा है भाई, blank actual text number date you enter when adding data। जब हमें डेटाबेस में नंबर एड डेट ये सब डालना हो, जब ये सब हमें फिल करना हो, यानी हमें कोई टेक्स्ट फिल करना है, कोई नंबर फिल करना है, कोई डेट फिल करनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल। जैसे कि मैंने आपको जब मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था ना, जैसे इंसर्ट इनटू वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या होता है, अब वैल्यूज में हमारे जैसे कि मैंने दिया, किसी का नेम दिया ए कॉमा, उसकी क्लास दी 10th, तो यहाँ पे हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल आर वैल्यूज, दिस इज ऑल आर वैल्यूज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 23 है यूनिक फील्ड प्रेजेंटर। फील्ड जब भी यूनिक की बात हो तो सिंपल, आगे यूनिक की बात है, प्राइमरी की दिया है, कुछ देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भाई यूनिक की कौन सी होती है, यूनिक फील्ड कौन सी होती है, प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ प्राइमरी की, अब प्राइमरी की बात करना आगे देखेंगे, इज अप्लाइड इन अ मल्टीपल कॉलम। भाई ये चीज मैंने बताया था, जब प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम में अप्लाइड हो तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की सिर्फ एक होगी, प्राइमरी की कभी नल नहीं होगी, प्राइमरी की कभी खाली नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब आप कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपका रोल नंबर आपको स्कूल वाले दे रहे हैं, यानी किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, लेकिन आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी क्लास सेम हो सकती है। तो ये जो वहां पर रोल नंबर है, वो रोल नंबर क्या है, हमारा रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है। अब कंपोजिट की क्या हो गई, जैसे मुझे दो सेक्शंस हैं सपोज, तो उन दोनों को कंबाइन करना है, तो यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर भी रोल नंबर होगा ना, तो इन दोनों में प्राइमरी की कॉमन आ गई, यानी प्राइमरी की एक से ज्यादा। फॉर एग्जांपल इसको भी समझ में नहीं आता तो इससे समझो, जैसे एक टेबल है, उसमें एक बच्चे का रोल नंबर है और उसके अलावा स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम के अलावा हमारा मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर के अलावा आधार कार्ड नंबर है। अब यहां पे जब रोल नंबर हम स्कूल वालों ने दिया तो रोल नंबर एक प्राइमरी की है, लेकिन प्राइमरी की एक से ज्यादा जब हो जाए तो उसको हम कंपोजिट की कहते हैं, मल्टीपल। जैसे कि आधार कार्ड नंबर भी डिफरेंट हो सकता है और सभी के पास सपोज, लेकिन जैसे सपोज एक स्टूडेंट है जिसके पास आधार कार्ड है ही नहीं,
आधार कार्ड है ही नहीं तो वो प्राइमरी की नहीं होगी। वो क्या होगी? कंपोजिट प्राइमरी की। प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, इसीलिए प्राइमरी की, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर सबका डिफरेंट होता है, बैंक वाले आपको देते हैं ना कि आप बैंक को देते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारी प्राइमरी की। लेकिन कंपोजिट की एक से ज्यादा जब प्राइमरी की बने, जैसे कि आधार कार्ड नंबर सारे 10 बच्चे हो, 10 का आधार कार्ड नंबर भी हो, 10 का आधार कार्ड नंबर डिफरेंट होगा, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? कंपोजिट की। उस कंडीशन में कंपोजिट की हमारा रोल नंबर भी है और हमारा आधार कार्ड नंबर भी है, तो उस कंडीशन में कंपोजिट की बन गई। लेकिन अगर हमारे पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, किसी 2-3 बच्चों के पास भी नहीं है, तो वहां पर क्या नल ही तो शो होगा, तो उस कंडीशन में हम प्राइमरी किसको बनाएंगे? रोल नंबर को, ना कि आधार कार्ड को। लेकिन अगर आधार कार्ड भी सभी के पास है और रोल नंबर तो दिया ही जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट प्राइमरी की। ये चीज क्लियर हुई होगी, आई होप सो, समझ में आया होगा। अगला देखो, बाय डिफॉल्ट इफ अ प्राइमरी की इज नॉट डिफाइंड, प्राइमरी की जब डिफाइंड नहीं है, दैट कॉलम इज नोन एज, प्राइमरी की जब किसी को डिफाइन नहीं है तो उस कॉलम को हम बोलते हैं फॉरेन की। देखो, फॉरेन की और प्राइमरी की में मैंने अंतर बताया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेबल है, एक ये टेबल है, तो यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पर कोई यहाँ पर कोर्स है और रोल नंबर है, ठीक है। अब इस वाली टेबल के लिए प्राइमरी की ये है, लेकिन इस वाली टेबल के लिए भी तो रोल नंबर प्राइमरी की है, तो दोनों में सेम है। दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना हो तो हम रोल नंबर के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं ना। अब लेकिन इस वाली टेबल की अगर मैं बात नहीं करूं, तो यहां पर मैंने इसको क्या बनाया था? फॉरेन की। दूसरी टेबल, एक जो टेबल हमें गिवन होती है और जो यूनिक होती है और जो नल नहीं हो सकती, उसके अलावा जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है, उसको एज अ हम फॉरेन की कंसीडर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इफ अ प्राइमरी की इज नॉट डिफाइंड, और अगर एक और चीज, अगर हमें जैसे कि किसी को, मेरे को प्राइमरी की बनाना है, मैंने बोला जैसे ही लिखते हैं ना, यहाँ पे एसक्यूएल आ गया, उसके बाद मैंने लिखा कुछ, मैंने कोई भी एक मान के चलो, मैंने कोई भी एक नॉर्मली अपना डेटा टाइप लिखा है, उसमें मुझे प्राइमरी की बनानी है। सपोज मान के चलो, मैं मानती हूं अभी, सपोज मैंने माना एड्रेस, एड्रेस और एड्रेस सबका डिफरेंट है, मान के चलती हूं, तो मैंने एड्रेस को प्राइमरी की बनाना है। तो एड्रेस क्या है? मुझे वेर केयर, और मैं इसमें 50 लिखती हूँ, और इसको बना दिया मैंने प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की एड्रेस बन गया। सिमिलरली अगर मुझे एड्रेस, मेरे को रोल नंबर बनाना है, तो मैंने रोल, और रोल के आगे मैंने लिखा इंटीजर, और इसके आगे मैंने लिख दिया प्राइमरी की। तो ये मेरा रोल नंबर क्या बन गया? प्राइमरी की, ठीक है। अगर मैंने ये प्राइमरी की नहीं लिखा और कोई भी हमारी जो वैल्यूज है, जैसे कि मैंने एक टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और क्लास, ये सारी चीजें दी है, लेकिन अब वहां पर स्टूडेंट का नेम भी कॉमन हो सकता है, फादर्स नेम भी कॉमन हो सकते हैं, 2 सिबलिंग एक क्लास में पढ़ सकते हैं। तो अगर हमने वहां पर प्राइमरी की किसी को नहीं बनाया है, खुद से प्राइमरी की हम लोग खुद बना रहे हैं, अगर हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है, कंसीडर नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी की होता है वो एज अ फॉरेन की ट्रीट होता है। अगर हमने यहाँ पर प्राइमरी की इसको नहीं लिखा होता, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो रोल नंबर होता वो एज अ फॉरेन की ट्रीट किया जाता। क्लियर? जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर रोल नंबर और इधर रोल नंबर, तो ये वाला रोल नंबर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि ये प्राइमरी की है, पर ये वाला रोल नंबर हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये क्या है? एज अ फॉरेन की। फॉरेन की अगर हम किसी को प्राइमरी की नहीं बनाते हैं, तो और वो यूनिक होता है और नॉट नल होता है, तो बाय डिफॉल्ट उसको कंसीडर क्या किया जाता है? एज अ फॉरेन की, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? समझ में आया होगा ये बात आपको, आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। और सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ब्लैंक की कैन स्टोर मल्टीपल सेम रिकॉर्ड इन अ टेबल। भाई ऐसे की जो मल्टीपल क्या है, क्या बोल रहा है? मल्टीपल सेम रिकॉर्ड इन अ टेबल। मल्टीपल सेम रिकॉर्ड इन अ टेबल, जो जब किसी भी किस एक सेकेंड, क्या बोल रहा है? जब मल्टीपल
मल्टीपल ऐसी की जो स्टोर मल्टीपल सेम रिकॉर्ड इन अ टेबल, अभी बताया, जस्ट अभी क्लियर किया कि जैसे यहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे रोल नंबर है, तो क्या है मल्टीपल स्टोर्स। अब इसमें एक और कुछ हो सकता है, आईडी हो सकती है, तो एक से ज्यादा हमारी एक ही टेबल में यूनिक जो कीज है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है फॉरेन की। क्लियर? आपको थ्योरी में मैं ये सारी चीजें क्लियर कर चुकी हूं। जिन लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही हो, आप लोग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोगों को थ्योरी वाला पोर्शन प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स वेयर वन टेबल हैज वन रिकॉर्ड एंड अनदर टेबल हैज अ मैनी रिकॉर्ड। तो भाई एक से वन टू मैनी बात कर रहा है रिलेशनशिप की, तो वन टू मैनी, वन टू मैनी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 28, SQL stands for Structure Query Language. Question number 25. A blank is a collection of data components organized in a form of vertical column. तो भाई वर्टिकल कॉलम की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? वर्टिकल कॉलम की इन अ हॉरिजॉन्टल रो। तो वर्टिकल कॉलम हॉरिजॉन्टल रो में किसको बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो। तो क्या हो गया भाई? टेबल। एक टेबल किससे मिलकर बनी होती है? रो और कॉलम से। तो यही बात कर रहा है कि वर्टिकल रो एंड हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम से मिलकर क्या बना है? टेबल। देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, अ रो आल्सो कॉल रिकॉर्ड, और भाई रो को रिकॉर्ड बोलते हैं और क्या बोलते हैं? टपल। ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं, एक रो को हम रिकॉर्ड या टपल बोलते हैं। अगला, यू कैन क्रिएट टेबल्स इन अ डेटाबेस यूजिंग विजार्ड एसक्यूएल बोथ। भाई हाँ, डेटाबेस को जब हमें टेबल क्रिएट करनी है तो हम विजार्ड और एसक्यूएल दोनों से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारी आरडीबीएमएस की बात नहीं हो रही है। अगर आरडीबीएमएस की रिलेशन की बात होती तब हमें आंसर लगाना होता है एसक्यूएल, लेकिन यहां पर सिर्फ डेटाबेस की बात हो रही है, तो हमारा विजार्ड एंड एसक्यूएल बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्लियर हुआ? ये समझ में आया होगा, आई होप आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डेटाबेस को क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं, ये सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, ब्लैंक आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा विद दैट विल बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। भाई डेटाबेस में स्टोर क्या होता है? डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप अवेलेबल इन अ ओपन ऑफिस बेस। तो ओपन ऑफिस बेस में किस तरीके के डेटा टाइप स्टोर होते हैं? न्यूमेरिक टाइप, भाई हाँ, नंबर हो सकता है हमारे, इंटीजर हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक टाइप हो सकते हैं, बाइनरी टाइप, डेट हो सकती है हमारी डीओबी, और बाइनरी टाइप हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है blank types are used to describing numeric value of for the field used in a table in database। numeric के लिए numeric type। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चल 35, देखो दो बार लिख गया है 35 न्यूमेरिक टाइप। 36 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक डेटा टाइप कैन स्टोर 0 और 1। तो 0 1 5 बूलियन, जब भी 0 1 की बात हो रही है तो वो बूलियन हो गया कि 0 या 1। ठीक है, अगला 37 क्या बोल रहा है? डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा टाइप, भाई बूलियन हो सकता है। जब देखो इंट इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो इंट क्या है? थिनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, इंटीजर, ये भी इंट के भी टाइप है, थिनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, इंटीजर। इंट को हम इंटीजर भी लिख सकते हैं। बूलियन, ये भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे 0 या 1 होते हैं। तो ये क्या है? ऑल ऑफ द एबव। हमें न्यूमेरिकल डेटा टाइप पूछ रहा था ना, न्यूमेरिकल डेटा टाइप बूलियन, इंट और फ्लोट, ये सब बूलियन न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, लेकिन यहाँ पर हमारे इंट के भी टाइप कर दे रहा है, बिग इंट, स्मॉल इंट, टिनी इंट, ये सब। अगला क्या बोल रहा है भाई? अगला बोल रहा है हमसे डेटा टाइप कैन स्टोर UTF-8 कैरेक्टर इन अ डेटाबेस। तो भाई देखो, ये देखो क्वेश्चन ध्यान से। यूटीएफ का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल कोडिक यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूटीएफ का मतलब क्या हो गया? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेट। ठीक है, अब ये यूनिकोड क्या होता है, ये सभी को पता है। यूनिकोड क्या होता है, यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट। ये क्या करता है, हमारे ये ऑल डेटा, जितने भी डेटा कोड हैं उन सबको इनकोड करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, यूटीएफ, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको एनकोडिंग करने का काम होता है। अब ये हमारे कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं भाई, लॉन वेर केयर भी कैरेक्टर है हमारा, केयर भी, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इज द केस सेंसिटिव डेटा टाइप। भाई केस लॉन्ग वेर केयर तो केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज लिखा जाता है। वेर केयर भी केस सेंसिटिव नहीं है। अब यहां पे देखो केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब हो गया जहां पर हम ये केस सेंसिटिव का बेसिकली मतलब हो गया जहां पर स्मॉल लेटर, कैपिटल स्मॉल, हैश, एट द रेट, ये सारी चीजें मिक्स हो जाए, वो केस सेंसिटिव है। कि भाई केस सेंसिटिव डेटा टाइप क्या, देखो यहां पर हमारे केस सेंसिटिव, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेयर केयर स्पेस इग्नोर केस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। ब्लैंक डेटा टाइप्स इन डेटाबेस कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक, वीडियो एंड एनी फॉर्मेट। तो भाई देखो, न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम नंबर्स फॉर्मेट स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी टाइप में हम 0 1 स्टोर कर सकते हैं, डेट और टाइम में हम डेट और टाइम फॉर्मेट स्टोर कर सकते हैं, बट अल्फा न्यूमेरिक टाइप में हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी टाइप में हम सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं बाइनरी, क्योंकि ये नंबर को भी 0 1 में कन्वर्ट कर देगा, फोटोज को भी 0 1 में कन्वर्ट कर देगा, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, इंटरनली हमारा कंप्यूटर, हमारी जो मशीन लैंग्वेज है वो सभी को 0 1 में कन्वर्ट कर रही है, यानी बाइनरी फॉर्म में समझ रही है। तो जो बाइनरी डेटा टाइप है वो हमारी फोटोज, म्यूजिक, वीडियो, एनी फाइल फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, Which data type is used to storing date and time? तो डेट एंड टाइम के लिए जब हमें डेटा टाइप स्टोर यूज करना हो तो डेटा टाइप होता है वो टाइम स्टैम्प। देखो डेट के लिए डेट एंड टाइम के लिए टाइम, लेकिन अगर हमें डेट और टाइम बोथ यूज करना हो किसी डेटा टाइप में, तो किसी डेटाबेस में, तो उसके लिए डेटा टाइप यूज करते हैं टाइम स्टैम्प। क्लियर हुआ? अगला ब्लैंक, अगला बोल रहा है टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ data element that are organized using vertical and horizontal model। तो vertical and horizontal, vertical मतलब कॉलम, कॉलम कहाँ है, इधर और इधर। अब देखो बोल रहा है हॉरिजेंटल मॉडल मतलब रो, तो हॉरिजेंटल यहाँ पे कॉलम कॉलम है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल मतलब रो एंड वर्टिकल मतलब कॉलम, तो ये डेटा मॉडल कौन सा हो गया, हॉरिजेंटल एंड रो डेटा मॉडल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। ए इज ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। देखो भाई ये हो गया, कॉलम की बात कर रहा है कि हर एक रो के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं, तो वो हर एक रो के लिए स्पेसिफिक वैल्यू जो देंगे वो हम कॉलम में तो देंगे, तो ये यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, इन अ टेबल ए ब्लैंक रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम। सिंगल डेटा आइटम हमारा रिप्रेजेंट होता है रो में, टपल में, बोथ एंड बी। तो भाई रो की बात हो रही है तो बेसिकली वहां पर हम टपल में ही तो सिंगल डेटा स्टोर कर रहे हैं, और कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक रो में, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। Blank are used to identify which type of data we are going to store in a database। तो भाई क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कोई भी हमें डेटाबेस बनाने हैं तो उसमें हम डेटा के लिए किस टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज डेटा टाइप। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं, जस्ट हैव अ वेट। बोल रहा है देयर आर वेज टू क्रिएट अ टेबल। तो टेबल को क्रिएट करने का क्या पूछ रहा है, वेज पूछ रहा है। तो टेबल को दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, एक तो TSQL स्क्रिप्ट। क्या भाई, TSQL स्क्रिप्ट। सेकंड तरीका है कि हम टेबल डिजाइनर इन SQL, टेबल डिजाइनर इन SQL।
ठीक है। तो अगर हमें टेबल को क्रिएट करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो टेबल एसक्यूएल स्क्रिप्ट के माध्यम से, एक डिजाइनर के माध्यम से। इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है फील्ड प्रॉपर्टीज कैन आर सेट इन बोथ ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो यहां पर है लेंथ एंड डिफॉल्ट वैल्यूज, लेंथ एंड एंटिटी। तो भाई जब फील्ड की बात हो रही है तो लेंथ की बात हो रही है, एंड अब यहाँ पे क्या, फील्ड प्रॉपर्टीज कैन बी सेट इन बोथ। तो यहाँ पर अगर हमें कोई लेंथ देनी है तो हम वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज वो डिफॉल्ट वैल्यू एंटर हो जाएगी। यानी लेंथ तो हो गई होगा, फील्ड प्रॉपर्टीज कैन बी सेट इन बोथ द लेंथ एंड डिफॉल्ट वैल्यू, या बोथ द लेंथ एंड एंटिटी। एंट्री, हम कोई भी एंट्री दे सकते हैं, अगर हम एंट्री नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है बाय डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप की लेंथ होती है 10 होती है, ये चीज याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल डेटा टाइप की लेंथ कितनी होती है, 10। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, इफ द यूजर does not specify a value of field while putting the values into a table, blank values can be assigned। ये हमें पता है कि क्या बोल रहे हैं, does not specify the value। अगर हम कोई किसी भी टेबल में वैल्यू नहीं देंगे, किसी भी फील्ड में वैल्यू नहीं देंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वैल्यू अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। तो बाय डिफॉल्ट वो अपने अकॉर्डिंग वैल्यू ले लेगा, ये आप सभी को पता है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 50 प्लस 100 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है, तो अभी हमारे ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चंस और बचे हैं। ब्लैंक मीन्स टू अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं भाई, शॉर्टिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा फास्ट मोड में करेंगे। क्या बोल रहा है भाई, ब्लैंक is used to maintain accuracy and consistency of a data in a relationship। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी की बात है तो भाई क्या हो गया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी की बात होती है जब भी हम एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो वो मतलब इंटीग्रिटी, और यहाँ पे क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 52, इन बेस data can be linked between two or more table with the help of। डेटा किन के द्वारा हेल्प, हम जब दो टेबल को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये तो हमें सबको पता है फॉरेन की और प्राइमरी की। जब दो हमारी, यहां पर भी हमने रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की कंसीडर किया है, यहां पर भी हमने रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की कंसीडर किया है, तो इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने यहाँ पर प्राइमरी की कंसीडर नहीं किया है इसमें, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉरेन की हो जाता है, और ये बाय डिफॉल्ट, ये तो बाय डिफॉल्ट फॉरेन की हो जाएगा। कंसीडर करने पर प्राइमरी की बनता है, कंफ्यूजन दूर करो, कंसीडर करा प्राइमरी की, कंसीडर नहीं किया फॉरेन की। पहली टेबल में जो प्राइमरी की है दूसरी टेबल में सेम लेके वो फॉरेन की बना लेती है। दोनों में कंसीडर नहीं किया तो दोनों में फॉरेन की, दोनों में कंसीडर किया तो दोनों में प्राइमरी की, एक में कंसीडर किया एक में नहीं किया तो पहली वाली के लिए जो प्राइमरी की है दूसरी वाली के लिए जो वो फॉरेन की बन जाएगी। क्लियर? तो दोनों को जो हमें दो टेबल को आपस में जोड़ना है तो हम प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़े टफ होते हैं लेकिन करने में बड़े आसान होते हैं। उसकी क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 53 पूरा आ जाए, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखो इंटीग्रिटी के बारे में बोल रहा, भी बताए थे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प टू अवॉइड, क्या अवॉइड करता है, इफ यू वांट टू ऐड अ रिकॉर्ड इन द रिलेटेड टेबल एंड इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। सही बात है। क्या मतलब कह रहा है, जो इंटीग्रिटी है वो हेल्प करती है, क्या अवॉइड करती है। इफ यू वांट टू ऐड अ रिकॉर्ड, अगर हम रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं रिलेटेड टेबल में
देयर इज अ नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड इन अवेलेबल प्राइमरी की। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है और हमें ऐड करना है तो ये हमें अवॉइड करती है, मतलब रोकती है हमें, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग वैल्यू इन अ प्राइमरी इफ देयर आर एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड इन अ रिलेटेड टेबल। प्राइमरी की को चेंज करने में भी हेल्प करती है कि भाई हम यहाँ पर ऑलरेडी कुछ मैच हो रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं। डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल इफ देयर आर मैचिंग रिलेट एनी मैचिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है ना एसोसिएट टेबल। अगर कोई हम लोगों को प्राइमरी की में यूनिक और नल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ना कुछ ना कुछ मैच हो रहा है तो वो उसको डिलीट करने का भी काम करती है, उसको डिलीट करने का काम करती है। थर्ड में ये बोल रहा है उसको चेंज करने का काम करती है, उसको अवेलेबल रिकॉर्ड को एसोसिएट करने का काम करती है। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द कनेक्शन एंड एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर टेबल इज नोन एज। तो दो से ज्यादा टेबल का जो कनेक्शन है या एसोसिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 55 रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स हैव्स टू। तो टेबल जो रिलेशनशिप होता है वो क्या करता है भाई? हमें टाइम बचाता है, सेव टाइम, रिड्यूस डेटा एंट्री एरर, समराइज डेटा फ्रॉम द रिलेटेड टेबल। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर देखते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 56 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी क्रिएटेड टेबल। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी क्रिएटेड। तो वन टू वन होता है, वन टू मैनी होता है, मैनी टू वन होता है, मैनी टू मैनी होता है, ऑल ऑफ द अबव। ये हम सबको पता है रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं इज द रिलेशनशिप वेयर बोथ द टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। जब दोनों टेबल में प्राइमरी की है तो उसका जो रिलेशनशिप बनेगा तो वन टू वन होगा भाई। प्राइमरी की दोनों में एक एक होगी तो उसका रिलेशनशिप वन टू वन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ब्लैंक इज द इन द रिलेशनशिप वन ऑफ द मस्ट हैव अ प्राइमरी कॉलम। तो क्या बोल रहा है? ब्लैंक इज दिस रिलेशनशिप वन ऑफ देम मस्ट हैव अ प्राइमरी की। दोनों में से एक क्या है भाई? प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की के लिए क्या है? दोनों में से एक है तो एक में एक प्राइमरी की, दूसरे में मैनी। तो यहाँ पे दोनों में से या तो वो वन टू मैनी होगा या मैनी टू वन होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। बोल रहा है ब्लैंक इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर कमांड दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन द डेटाबेस। तो भाई डिफरेंट स्ट्रक्चर डेटाबेस को हमारा डिफाइन करता है। डिफाइन कौन करता है? डीडीएल। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लेवल, जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हमें घर का स्ट्रक्चर चाहिए तो घर का स्ट्रक्चर कौन? आर्किटेक्चर डिसाइड करेगा। सिमिलरली अगर हमें डेटाबेस का एक सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर की बात डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम करते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड वेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? ब्लैंक, एक सेकंड, ब्लैंक A blank is a language that enables the user to access the manipulate data in the database। तो मैनिपुलेट करने के लिए, यानी मैनिपुलेट का मतलब ये तो मैं सारी चीजें बता चुकी। मैनिपुलेशन, जहां मैनिपुलेट की बात की जाए यानी हमें कोई एडिशन करना है, डिलीशन करना है, अपडेट करना है, तो वहां पे डीएमएल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर। तो ब्लैंक ए ब्लैंक इज अ सबनेट ऑफ अ डीएमएल। तो डीएमएल का सबनेट क्या होता है भाई? ये सबको पता है, क्वेरी लैंग्वेज। हम क्वेरी लैंग्वेज का से डीएमएल का सबनेट इज अ सबनेट। क्वेरी लैंग्वेज इज अ सबनेट ऑफ डीएमएल दैट जस्ट डील्स द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। भाई हमें एक तरह से याद रखो, जब हमें कोई भी चीज को अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हम एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज के द्वारा करते हैं ना, तो ये सब नेट है। अब पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, दैट इज एसक्यूएल। ये सभी को पता है। देयर आर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है? 3 तरीके की रिलेशनशिप होती है, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, ठीक है। ब्लैंक मीन्स दैट द क्वेरी हाइड्स सर्टेन डेटा, मतलब सर्टेन डेटा को हाइड करना, एंड डिस्प्ले ओनली व्हेन यू वांट सी बेस्ड क्राइटेरिया यू प्रोवाइडेड। भाई सिर्फ जो हमें चाहिए वही हमें प्रोवाइड करना, बाकी को हाइड कर देना। तो ऐसा ये हमें बोलते हैं, फिल्टरिंग बोलते हैं हमसे, डेटा फिल्टरिंग। ब्लैंक ए ब्लैंक स्टेटमेंट यूज
क्या बोल रहा है, ए ब्लैंक स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले द जीरो रिकॉर्ड एंड मल्टीपल रिकॉर्ड। जीरो रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड किसके द्वारा होते हैं, सेलेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा भाई, ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम जब सेलेक्ट स्टेटमेंट करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले जीरो रिकॉर्ड एंड मल्टीपल, हमें रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ाते समय ये चीज बताई थी अच्छे से। अगला बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है भाई, टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स टेबल ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिंटेक्स। कोई भी हमें टेबल को रिट्रीव करना है, कॉलम को रिट्रीव करना है, तो मैंने आपको बताया था हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है। जैसे कल मैंने लास्ट क्लास में केवी के नाम से टेबल बनाई थी, तो केवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी तक आप जो डाउट में थे कि मैम क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो भी आपका आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। आप क्या बोल रहे हैं, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड कंटेनिंग द सेम डेटा टाइप फ्रॉम द वैल्यू क्लॉज कैन बी यूज टू सेलेक्ट। भाई हमें किसी पर्टिकुलर डेटा, हमें पर्टिकुलर क्वेरी की जरूरत है कि हमें पर्टिकुलर सपोज हमें कोई भी चीज पर्टिकुलर चाहिए कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे को मुझे चाहिए कि सेलेक्ट चाहिए। अब क्या चाहिए मुझे, स्टार फ्रॉम, और अपनी टेबल जो भी मैंने कल टेबल बनाई थी जैसे केवी, तो अब आगे क्या लिखूंगी, वेयर 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 मुझे चाहिए सैलरी का रिकॉर्ड, सैलरी, ठीक है, या फिर मुझे चाहिए रोल नंबर का रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसका किसका यूज करूंगी, वेयर क्लॉज का। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी कमांड को चाहिए, पर्टिकुलर किसी क्लॉज को चाहिए, तो उसके लिए मुझे वेयर का यूज करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज का। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा। हम लोग कहां पर थे, हम कहां पर थे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चलो पता नहीं अचानक से क्या हुआ। हम यहाँ पर थे क्वेश्चन नंबर वेयर पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। शॉर्टकट की एग्जीक्यूटिंग द ओपन ऑफिस बेस। ओपन ऑफिस बेस को के लिए शॉर्टकट F5 की, बेसिकली ये बीच में आ गया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। वैसे भी जो फंडामेंटल वाले क्वेश्चन है उनमें तो पूछा जा ही सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। भाई देखिए क्या बोल रहा है, टू व्यू रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर का, ऑर्डर बाई, जैसे कि मुझे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर मुझे किसी का व्यू देखना है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे जैसे एसक्यूएल होता था हमारा, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब टेबल का नेम जैसे कि केवी था, उसके बाद में लिख देती हूँ मतलब मैं ऑर्डर बाई, जैसे इसमें ऑर्डर बाई, अब मुझे नेम चाहिए स्टूडेंट का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी डी से जो भी पहले का, जिसका ए का नेम होगा, जिसका बी का होगा, देन सी का होगा, ऐसे वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय कर लेगा। जैसे अगर हमको नेम की जगह रोल नंबर चाहिए, तो जिसका रोल नंबर पहले होगा ऑर्डर बाय रोल, तो मैं जिसका रोल नंबर पहले होगा वो आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट ये जो ऑर्डर बाई है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगी, एक कमांड होती है ऑर्डर बाई की बाद, ऑर्डर बाई, जैसे मैंने लिखा ऑर्डर बाई रोल, उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां से सारी जो पहले सपोज किसी का नाम जेड से, तो वो पहले आएगा, वाई से उसके बाद, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। बाई डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो ऑर्डर बाई जो भी होता है हमारे रोल में, जो हमें नाम से चाहिए कि हमें पूरी टेबल में से पर्टिकुलर उन्हीं की लिस्ट चाहिए। जैसे मुझे सिटी है तो जिसकी ऑर्डर बाई मैंने लिखा सिटी, तो जिसकी सिटी का नाम पहले होगा वो पहले आएगा। तो अगर मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले, तो मैं DESC लगा दूंगी, तो यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई रिकॉर्ड। तो भाई मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट का यूज करते हैं, ये बात अब सभी को पता होगी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, सिंटेक्स इज अपडेट द स्टेटमेंट। तो अपडेट स्टेटमेंट के लिए हम कौन से सिंटेक्स का यूज करते हैं, देखो
क्वेश्चन नंबर अपडेट, देखो अपडेट टेबल नेम, जो भी टेबल का जैसे मैंने यहाँ पे केवी था, उसके बाद सेट कॉलम नेम और वैल्यू, जो भी वैल्यू देनी है वो वेयर कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी तो एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग की जो वीडियो है वो आप ओपन करके देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या बोल रहे हैं भाई, हेल्प्स टू यूजर सिस्टमेटिकली स्टोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। सिस्टमेटिकली डेटाबेस को स्टोर करना है तो उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सिस्टमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। A blank enables the user to view the enter and change the data directly database objects such as tables। तो क्या हो गया, फॉर्म। फॉर्म का ये चीज आप याद रखिएगा, आप टेबल मत लगा दीजिएगा। फॉर्म का मतलब जब हमें डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना हो, उनमें व्यू करना हो, तो यहां पर हम किसका यूज करते हैं, फॉर्म का। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप क्या टिक करेंगे, फॉर्म के ऊपर। और अगर आप एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी देख लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन भी उसका प्रोग्रामिंग पोर्शन देख लेंगे, तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। क्योंकि ये बेसिक चीज तो आप कर सकते हो डायरेक्ट एमसीक्यू से, बट थोड़ा प्रोग्रामिंग शायद मेरे ख्याल से नहीं कर पाओ, तो उसको आप पहले प्रोग्रामिंग थोड़ी सी देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लैंक स्टेटमेंट रिट्रीव 0 और मोर रो इन वन और मोर डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेस व्यूज। तो भाई क्या बोल रहा है, रिट्रीव 0 और मोर रोज को अगर हमें रिट्रीव करना है फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल, बहुत सारे एक या एक से ज्यादा डेटाबेस में से अगर हमें किसी पर्टिकुलर रो को रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बताइए। एक या एक सेलेक्ट का, उसके लिए हम यूज किसका करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट डेटा इज अरेंज। अभी मैंने बताया था ऑर्डर बाय क्लॉज, तो इसमें हम बाय डिफॉल्ट, जब हमारा बाय डिफॉल्ट अगर हमें डेटा को अरेंज करना है तो बाय डिफॉल्ट डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आता है। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। जैसे मुझे बाय डिफॉल्ट लिखा है ऑर्डर यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज, तो बाय डिफॉल्ट क्लॉज का मतलब कोई भी हमें टेबल, जैसे मैंने लिखा सिटी का नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, स्टूडेंट का नेम लिखना है, तो बाय डिफॉल्ट क्लॉज का मतलब वो क्लॉज पर्टिकुलर जहां जो भी हमारे टेबल में उस हेडिंग का नाम है, यानी उस फील्ड का नाम है, उस एट्रीब्यूट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। तो मॉडिफाई करने के लिए अपडेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 75 टू रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस यूज टू स्टेटमेंट। तो वन और रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, वन और मोर डिलीट का। तो सिंपल डिलीट का ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ब्लैंक प्रोवाइड द यूजर टू सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू डेटाबेस फॉर्म। तो क्या हो गया, फॉर्म। प्रोवाइड यूजर टू सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग, सिस्टमैटिक वे में डेटा को स्टोर करने के लिए हम फॉर्म का यूज करते हैं। ये बात आपने अभी तक फॉर्म में पढ़ चुका होगा। 79 विल हेल्प यूज टू डिस्प्ले समराइज डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस को पूरे को समराइज करना है, व्यू करना है, उसको ऑर्गेनाइज वे में लगाना है। यहाँ पे क्या आएगा, उसका रिपोर्ट। टू क्रिएट अ फॉर्म यू नीड टू सेलेक्ट द फॉर्म। हमें फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म का सिलेक्ट किसको करेंगे भाई, फॉर्म को। ए हेल्प्स टू कलेक्ट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा ऑफ डेटाबेस। तो भाई हमें पूल बनाने के लिए किसका, जैसे कि हमें मुझे पूछना है कि आपसे कोई क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछना है, इसका पूल बनाना है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो मैं इसको किसका यूज करूंगी, क्वेरी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 इज यूज टू डिस्प्ले समरी ऑफ डेटा। जब डेटा की पूरी समरी आए तो उसको हम रिपोर्ट की तरह बनाएंगे। ठीक है, अगला बोल रहा है, आर इंटरफेस विच इज यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर इंटरेक्ट करे, इंटरफेस क्रिएट करना है, हमें किसको बनाना है, यानी ये सब टर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्म को बनाना है। डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल आर स्टोर, डेटा मल्टीपल टेबल में मतलब वो डेटाबेस में स्टोर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आरडीबीएमएस। तो भाई माइस्क्यूएल एग्जांपल है, ओरेकल भी एग्जांपल है, और पोर्टग्री एसक्यूएल ये भी एग्जांपल है। तो नन ऑफ दीज का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज। भाई कोई भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
केवी एड्रेस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे पास टेबल है केवी, तो यहाँ पर मैं एंड में के यूज कर रही हूँ सेमी कॉलन का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने ये बोला भी था लास्ट क्लास में कि प्रोग्राम के लास्ट में हम किसका यूज लगाते हैं, सेमी कॉलन को। अगर हमने सेमी कॉलन हर लाइन में लगाया यानी वो एरर आ जाएगा या हमारा उसी टाइम वो रन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट रेफरेंस टू द डेटाबेस माइस्क्यूएल। तो भाई डेटाबेस माइस्क्यूएल में ऑड वन बताना है, कैरेक्टर भी होता है, वेरकेर भी होता है, स्ट्रिंग और इंटीजर। तो भाई देखो कैरेक्टर है, वेरकेर है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो उसको ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। तो फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप क्या हो गया, कैरेक्टर। इसमें हमारी फिक्स्ड हो गया यानी इतनी ही आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप हमारा कैरेक्टर। वेरकेर हमारा फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप नहीं होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। तो लेंथ के हमारे कैरेक्टर भी है, वेरकेर भी है, बोथ होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, मुझे कंफ्यूजन है। इसमें बोल रहा है कि वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, तो कैरेक्टर भी है, वेरकेर भी है। अब ये बोथ होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ये आ रहा है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मेरे लिए डाउट है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, आप लोग इसको बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए, लेकिन आंसर शीट में बी दिया है, तो आप लोग उसको देखिए और रीजन भी मुझे बताइएगा, ठीक है। या फिर अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो की तरह इसको दे दूंगी। देखो बोल रहा है करेक्टर, जो करेक्टर टाइप होता है वो क्या लिखता है भाई, ये तो सभी को पता होगा, 256 करेक्टर यानी 0 से 255। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, वेरकेर स्पेसिफाई द करेक्टर डेटा टाइप लेंथ एन। तो भाई इसका क्या होगा, कुड बी वैल्यू फ्रॉम 0 से 655, 0 से 65535, 0 से 655 और 5536 या 0 से 56। तो 0 से 65535 ये याद रखिएगा, क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 65536 होती है। तो ये कितने करेक्टर ले सकता है, 0 से 65535। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो वेरकेर होता है, वेरकेर की मतलब जो करेक्टर होता है वो तो हमारा 0 से 255 होता है, लेकिन जो वेरकेर होता है वो हमारी इतनी लेंथ ले सकता है, इतने डेटा टाइप मैक्सिमम ले सकता है। क्लियर, इतने करेक्टर यानी इतने करेक्टर हम उसमें एक बार में ऐड कर सकते हैं। इंट डेटा टाइप इन माई एसक्यूएल, जो इंटीजर होता है वो माई एसक्यूएल में उसका जो साइज होता है स्टोरेज का वो होता है 4 बाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, डेटा टाइप होल्ड्स द नंबर्स फ्रॉम डेसिमल। डेसिमल जब होल्ड करेगा तो उसको हम फ्लोट बोलते हैं, ये बात सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, ईच फ्लोट वैल्यू माई एसक्यूएल ऑक्यूपाई 4 बाइट। तो ईच वैल्यू कितना स्टोर करती है, 4 बाइट। क्वेश्चन नंबर 94 है, डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ डेटा डेट। डिफॉल्ट, हमें कोई डेट को मेंशन करना है तो उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या है भाई, पहले सबसे लास्ट में डेट, देन मंथ और देन ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, नेम एन एट्रीब्यूट फॉर विच फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग सुटेबल। तो भाई फिक्स लेंथ, भाई देखो फिक्स लेंथ, अगर हमारा किसी बच्चे का नाम है तो नाम, किसी स्टूडेंट का नाम है तो नाम की जो लेटर है स्ट्रिंग के वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी का 3 में भी हो सकता है राम, किसी का बहुत सारे, किसी का 7 में भी हो सकता है जैसे मेरा ही है, ठीक है, और किसी का उससे ज्यादा में भी हो सकता है। हम फुल नेम देखेंगे तो एड्रेस भी किसी का छोटा सा हो सकता है, किसी का बहुत बड़ा हो सकता है। सिटी भी हो सकती है किसी की, 2 3 4 5 लेटर में आ जाए, किसी की सिटी का नेम भी बड़ा होगा। तो हमारा पिन कोड है जो पर्टिकुलरली, जैसे किसी का पिन कोड ये है तो यहां पर पर्टिकुलर पिन हमें डिसाइड है, जैसे ये
तो पर्टिकुलर पता है पिन कोड हमारा इंडिया में 60 डिजिट का है, तो बाकी मुझे ऑल कंट्री का नहीं पता, लेकिन पिन कोड हमारा फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो सी इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। हाँ, सी इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई किसी एक आध क्वेश्चन में मुझे भी डाउट हो सकता है, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है, मैं अगर मुझे क्लियर होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको एक अलग से बता दूंगी, टेलीग्राम पे भी बता दूंगी, यूट्यूब पे भी बता दूंगी, और अगर आपको मेरे से पहले क्लियर होता है तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल मुझे भी हो सकता है। आर सर्टेन मैं आपको गलत बताने मैं कोशिश करती हूँ, मैं गलत नहीं बताऊँ, मुझे भी डाउट होता है तो मैं भी क्लियर कर देती हूँ। हाँ, उस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट था, आप बता सकते हैं। आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन on the data value that attribute can value। देखो भाई, certain restriction on the data value and attribute can be constraint। तो हम जो constraint होता है, अब ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को constraint के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि भाई हमारा जो constraint होता है वो क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं डेटा वैल्यू एट्रीब्यूट वी हैव सर्टेन डेटा टाइप रिस्ट्रिक्शंस होता है कंस्ट्रेंट लगाने में कि यही आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट ऑफ एसक्यूएल। तो भाई देखो, प्राइमरी की भी होती है, फॉरेन की भी होती है, और यूनिक होता है कंस्ट्रेंट, लेकिन कंस्ट्रेंट हमारा कभी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, क्योंकि कैंडिडेट की हमारी एक से ज्यादा भी हो सकती है और जरूरी नहीं है वो यूनिक हो, पहली बात, और नल भी हो सकती है। द कॉलम विच कैन बी विच कैन, वैसे तो कैंडिडेट की 99.99% यूनिक होती है, बट नल नहीं हो सकती। द कॉलम विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, हम यूनिक आइडेंटिफाई करना हो ईच रो में तो हम उसके आगे लगाते हैं भाई प्राइमरी की। अब कहोगे फॉलोइंग की, लेकिन फॉलोइंग की बाय डिफॉल्ट बन जाती है, हम नहीं लगा रहे, लेकिन अगर हमें लगानी है, हमें आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए हम प्राइमरी की लगाते हैं, और अगर नहीं लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट फॉलोइंग की बन जाएगी, बट इसमें बोल रहे हैं लगाते हैं। द कॉलम विच रेफर टू वैल्यू, the column which refers to the value of an attribute define primary key table is called। तो भाई प्राइमरी की को डिफाइन करता है टेबल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। जब हम प्राइमरी की को एक मतलब कॉलम विच रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की अनदर टेबल, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की क्या बन जाती है, अगर हमने डिसाइड नहीं किया तो उसको बन जाती है वो फॉरेन की। ये बात क्लियर हो गई होगी, अब तक सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 100 देते हैं, वैल्यू विच ऑटोमेटिकली अपीयर्स द कॉलम एज सून एज वी एंटर न्यू रिकॉर्ड, तो उस वो बन जाती है भाई, अगर हमने कोई वैल्यू में एज सून एज वी एंटर न्यू रिकॉर्ड तो वो डिफॉल्ट वैल्यू बन जाती है। मतलब हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि वो प्राइमरी की है फॉरेन की है, वैल्यू ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन अ कॉलम एज सून एज वी एंटर अ न्यू रिकॉर्ड, हम न्यू रिकॉर्ड बनाते हैं किसी टेबल में, तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारी वैल्यू है वो क्या बन जाती है, डिफॉल्ट वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, which of the constraint ensure that column will cannot be null। कॉलम नल नहीं होगा, उसके लिए हम नॉट नल का यूज करते हैं कि कभी भी वो नल नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम नॉट नल का यूज करते हैं। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड रुकिएगा, वेट। पेन और कर्सर एक साथ चलता है तो वो ये हैंग करता है थोड़ा सा, उस दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूंगी तब थोड़ा अपडेशन मांग रहा है। आप ये देखो, हाँ क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस का यूज करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाई था कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। भाई एसक्यूएल के कम से कम 2-3 वीडियो देख लो, कितना टाइम लगता है, अच्छे से कर लोगे पेपर में। मानते हो पाइथन आपके लिए नया है, पर एसक्यूएल तो पुराना है ना, तो एसक्यूएल तो कर ही सकते हो इजीली। राइट अ कमांड क्रिएट अ डेटाबेस स्टॉक इन माई एसक्यूएल। स्टॉक इन माई एसक्यूएल के लिए हमें अगर कमांड करना है, जैसे हमें स्टॉक लिखना है माई एसक्यूएल में, तो कमांड के लिए किसका यूज करेंगे, तो अगर हमें क्रिएट अ डेटाबेस का नाम डालना है तो क्या बोलेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्टॉक, क्रिएट डेटाबेसेस ऐसे ही लगाएंगे, क्रिएट स्टॉक नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर मुझे किसी सारे डेटाबेस को देखना है, मेरे कंप्यूटर में सारे डेटाबेस है, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ शो डेटाबेसेस बेसिस। यहाँ पे अब ये यही गलती कर देते हो, इन दोनों में एक जैसे है, बस यहाँ पे एस का अंतर है,
तो आप ये लगा के आओगे, लेकिन आंसर ये ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप एक ही तो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए क्रिएट डेटाबेस, और जो आपको दिया हुआ है वो स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहा है ब्लैंक command that list names all tables within a database. List names all tables within a database. All tables हमें दिखानी है, मतलब देखनी है, जितनी भी टेबल है हमारे डेटाबेस के अंदर वो अगर हमें देखनी है तो हम किसका यूज करेंगे, ये बोल रहा है। तो शो टेबल पहला ऑप्शन है शो टेबल का, दूसरा ऑप्शन है शो टेबल, दूसरा ऑप्शन है शो टेबल। देखो टेबल्स और एस, यहाँ पे फिर आ गया कंफ्यूजन, शो ऑल टेबल, शो ऑल टेबल। अगर हमें सारी टेबल को शो करना है, सारी डेटाबेस को शो करना है, अभी बताया था शो डेटाबेसेस, सारी टेबल को शो करना है तो शो टेबल्स ना कि शो टेबल। अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल ना कि टेबल्स। तो यहाँ पे ऐसे ही इसका भी आप कहोगे मैम इंग्लिश पढ़ा रही हो, नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा तो एसक्यूएल ही रहे हैं, लेकिन जो गलतियां आप एग्जाम में करके आओगे वो हम बता रहे हैं कि वहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो उसके लिए ध्यान रखो अभी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, देखो आपको पढ़ सब लेंगे, बस ये छोटी छोटी गलतियां है ना वही सिलेक्शन दिला देंगी, वही सिलेक्शन रुकवा देंगी। तो बस हमें जब पता है कि ये चीज गलती एग्जाम में जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फंसाने के लिए, याद रखिएगा। तो विच फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन द डेटाबेस वी यूज। भाई डेटाबेस को अगर हमें यूज करना है, कोई हमारा डेटाबेस हम यूज करें, पहले हम सबसे पहले शो कमांड शो डेटाबेस यूज कर रहे हैं कि हमें देखना है भैया डेटाबेस कितने हैं। अब उनमें से हमें पर्टिकुलर किसी डेटाबेस को यूज करना है तो हम यूज कमांड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आने वाले टाइम में जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो आएंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।